मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो मुझे मार दो। मैं जितने दिन और तड़प तड़प कर जीऊंगी, इससे अच्छा है तुम अपने हाथों से ही मुझे खत्म कर दो। नमस्ते आंटी, अंशिका है क्या घर पर? मैं कितने दिन से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, अंशिका अपनी नानी के घर गई है। अभी 2 हफ्ते बाद मेरी भांजी की शादी है ना, वहां पर तो उसे महीना भर पहले ही बुला लिया और अपना फोन वो यहीं पर छोड़कर चली गई। थोड़े दिन में आ जाएगी, तब बात कर लेना उससे। अच्छा, वो इतने दिन के लिए वहां पर गई है और अपना फोन लेकर नहीं गई? बात कुछ अजीब सी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जब वो आएगी तब मिल लूंगी उससे। नेहा को विमला की बात कुछ अजीब तो लगी, लेकिन उसकी बात मानने के अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप वहां से लौट आई, मगर उसके वहां से निकलते ही विमला ने एक बर्तन में पानी लिया और उस बर्तन के साथ एक रुमाल लेकर घर के एक कमरे के अंदर चली गई। सामने बिस्तर पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ था। उसे देखकर विमला की आंखों से आंसू फूट पड़े। पता नहीं भगवान किस गलती की सजा दे रहा है मेरी बच्ची को। मेरी हंसती खेलती बच्ची की हालत ऐसे कैसे हो गई, जिसका कोई समाधान भी नहीं मिल रहा है। विमला रोते रोते बिस्तर के पास गई और उसने अपनी बेटी पर से चादर को हटाया तो उसकी हालत देखकर विमला की आंखों से गिरते आंसू और झरझर बहने लगे। उसकी बेटी अंशिका का शरीर किसी लकड़ी के ढांचे की तरह हो चुका था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल अंदर को धंस चुकी थी। चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया था मानो उसके शरीर के अंदर अब खून की एक बूंद भी ना बची हो, और शरीर पर कीड़े रेंगकर उसके शरीर पर बचे कुचे मांस को खा रहे थे, और उसके शरीर का बचा हुआ खून उन कीड़ों के नोचने की वजह से उसके शरीर से निकलता जा रहा था। उसके कपड़ों पर और चादर पर हर जगह पर छोटे छोटे खून के धब्बे बन चुके थे। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद भगवान से अपनी मौत मांगने लगी थी। माँ, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो मुझे मार दो। मैं जितने दिन और तड़प तड़प कर जीऊंगी, इससे अच्छा है तुम अपने हाथों से ही मुझे खत्म कर दो। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, तू ठीक हो जाएगी। तेरे पापा गए हैं ना बड़े डॉक्टर से मिलने, देखना वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। खुद को झूठा दिलासा मत दो माँ। तुम भी जानती हो कि अब मैं नहीं बच सकती। बड़े से बड़े डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर जवाब दे दिया है। अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। काश मैं आज रात अपनी आंखें बंद करूंगी, कल का सूरज मुझे देखना नसीब ही ना हो। मुझे अब इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। अंशिका की बातें सुनने के बाद विमला के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं था। वो उसे देखकर बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखों में इतने आंसू भर चुके थे कि अब उसके गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। वो अंशिका के पास जाकर बैठ गई और हल्के हल्के उसके सर को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आए तो उन्होंने भी अंशिका की हालत देखकर अपने हाथ उठा लिए। देखिए, मैंने अपने पूरे करियर में किसी भी पेशेंट की ऐसी हालत नहीं देखी। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी बेटी को ठीक नहीं कर सकता। अब आप भगवान से ही दुआ कीजिए, शायद अब वही कोई चमत्कार कर सके। यह उनकी आखिरी कोशिश थी, क्योंकि बड़े से बड़ा डॉक्टर अंशिका का इलाज करने के लिए मना कर चुका था। ना तो वो ठीक से खाना खा पा रही थी और ना उसके अंदर अब जीने की कोई इच्छा बची थी। 2 दिन बाद अमावस की रात आई। रात के लगभग 1 बजे का समय था। अंशिका अपने बिस्तर पर लेटी एक टांड की सीलिंग पर घूम रहे पंखे की तरफ देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चेहरे पर इतना दर्द झलक रहा था मानो वो किसी बेहद भयानक दर्द से तड़प रही हो।
बस भगवान, अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे, मुझे अपने पास बुला लो। अंशिका ने जैसे ही ऐसा बोला तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। दर्द में तड़प रही अंशिका अचानक सुन्न पड़ गई। धीरे से उसने अपनी गर्दन घुमाकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा हल्का खुला था और एक काली बड़ी परछाई उसके कमरे के अंदर आ रही थी। उस काली परछाई के लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और लाल आंखें सुर्ख जलते कोयले की तरह चमक रही थी। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अब तेरा वक्त पूरा हो गया है। जो कुछ तूने किया था, अब उन सब का हिसाब देने का वक्त आ गया है। डर के मारे अंशिका के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो चाहकर भी किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। तभी वो परछाई अचानक आकर उसके सीने पर बैठ गई और भयानक तरह से मुस्कुराने लगी। उसके मुंह से टपकती गंदी लार अंशिका के चेहरे पर फैल गई। घिन से अंशिका को उल्टी हो गई और उसी वक्त उस परछाई ने अंशिका की गर्दन को एक ही झटके में मरोड़ दिया। मौके पर ही अंशिका की मौत हो गई। अगली सुबह जब घर वाले उसके कमरे में आए तो उसके मृत शरीर को देखकर सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंशिका की मौत से पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। और मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। न जाने कब उसने अपनी आखिरी सांस ली होगी। भगवान, मेरी बेटी जहाँ भी गई है उसे शांति देना। अपने अंतिम समय में बहुत दर्द झेला है उसने, मगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्यों इतनी दर्दनाक मौत दी उसे भगवान? अंशिका, अच्छे से तैयार हो जाना, लड़के वाले आज तुम्हें देखने आने वाले हैं। तैयार क्या होना है माँ? किसी को मुझे पसंद करना होगा तो वो वैसे ही पसंद कर लेगा। मेकअप के नीचे अपना रंग रूप थोड़ी ना छुपाकर मैं लड़के वालों के सामने बैठूंगी। अंशिका कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले उनके घर आते हैं। आपको मेरी बेटी से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सारे काम करने में मेरी बेटी एकदम निपुण है और बहुत अच्छे से हमने उसे पढ़ाया लिखाया भी है। विमला अंशिका की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसकी तारीफ सुनने में जैसे वो लोग दिलचस्पी ही नहीं रख रहे थे। तभी वहां पर उसकी कजिन राशि आई। राशि देखने में किसी अप्सरा जैसे सुंदर थी। जैसे ही उन लोगों ने राशि को देखा तो उनकी नजरें उस पर टिक कर रह गईं। क्या हुआ बहन जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपको हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगी क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं है, मगर बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरे बेटे के रंग रूप के सामने ये बिल्कुल नहीं जचेगी। लेकिन आपकी ये दूसरी बेटी, ये हमें बहुत पसंद है। आप चाहें तो हम इसके साथ अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर सकते हैं। जी, वो मेरी नहीं, मेरी बहन की बेटी है और हम इस तरीके से रिश्ता नहीं कर सकते। देखिए, उसका फैसला आप नहीं कर सकती। हम इसके माँ बाप से बात कर लेंगे। आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करने से अच्छा तो मेरा बेटा कुछ साल और कुंवारा रह ले। लड़के वालों की ये बातें सुनकर अंशिका को वो सारी बातें याद आ जाती है जो वो बचपन से लेकर आज तक सुनती आ रही थी। बचपन से लेकर आज तक हमेशा अंशिका को अपने रूप के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा था और बहुत कुछ सुनना पड़ा था। आज उसकी आंखों के सामने उसके लिए आया हुआ रिश्ता भी राशि की तरफ चला गया था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लड़के वाले राशि के माँ बाप से बात करके उसके साथ रिश्ता तय करके वहां से चले जाते हैं और ये सब देखकर अंशिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद राशि वहां आती है। प्लीज राशि, अभी तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। अरे अब कब तक रोओगी? जो होना था सो हो गया। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, थोड़ा रियलिटी में जिया करो।
तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना अच्छा लड़का तुम्हें देखकर हाँ बोल देगा? अरे कम से कम एक बार लड़के वालों के सामने आने से पहले अपना चेहरा तो आईने में देख लेती कि तुम किसके सामने आने के काबिल हो और किसके सामने आने के काबिल नहीं हो। राशि की बातें अंशिका के दिल पर तीर की तरह चुभ जाती है। उसे इन बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन उसके दिल में राशि के रंग रूप को लेकर एक ऐसी नफरत पैदा हो जाती है कि वो राशि को बुरे तरीके से बर्बाद करने की ठान लेती है। कुछ दिन बाद अमावस की रात थी। अंशिका अपने घर से कुछ दूर शमशान के अंदर एक यज्ञ कुंड जलाकर वहां बैठी कुछ मंत्र बोली जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना साफ झलक रही थी। अपने पास में रखे हुए पिंजरे में बंद मुर्गे को अंशिका पिंजरे से निकालती है और एक ही झटके में उसकी मुंडी मरोड़कर उसका खून जलती आग में डाल देती है। हर एक ताने का, हर एक उस बात का बदला लूंगी जिसकी वजह से मुझे हमेशा नाइंसाफी और बेइज्जती सहनी पड़ी है। बहुत घमंड है ना राशि को अपने रूप पर, बहुत इतराती है ना। अब ये रूप ही उसके पास नहीं रहेगा, उसका ये रूप ही उससे छीन लूंगी मैं। ऐसी हालत कर दूंगी उसकी कि तड़प तड़प कर अपनी मौत मांगेगी वो। अंशिका रोते रोते वो साधना पूरी करती है। साधना पूर्ण होते ही अचानक वहां तेज हवा का झोंका आता है और अचानक अंशिका के सामने एक काली बड़ी परछाई आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर अंशिका के चेहरे पर एक विचित्र हंसी छा जाती है, क्योंकि अपनी साधना से अंशिका ने रक्त बीज को सिद्ध किया था, जो सब कुछ पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें किस लिए सिद्ध किया है, तो जाओ और जाकर मेरा ये काम पूरा करो, राशि से मेरा बदला लो, जाओ। अंशिका के बोलते ही वो काली परछाई वहां से गायब हो जाती है और अगले ही दिन राशि की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। राशि, तूने बाहर कुछ खाया है क्या? अचानक तेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? और तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? जैसे पता नहीं तू कितने समय से बीमार हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मेरा बदन ऐसा क्यों हो गया है जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मंजू राशि को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है, मगर दवाई देने पर भी राशि की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। दिन दिन करके राशि की हालत बिगड़ती चली जाती है। उसका वजन घटकर आधा हो चुका था। देखने में वो किसी हड्डियों के ढांचे की तरह लगने लगी थी। आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और ज्यादा बड़े होने लगे थे। उसकी आंखें पूरी बाहर को निकल कर आने लगी थी और धीरे धीरे उसके शरीर का खून मानो तो जैसे खत्म हो गया था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। कुछ दिन पहले तक उसका जो चेहरा खूबसूरती की मिसाल था, आज वो दिखने में इतना भयानक हो चुका था कि एक पल को उसकी तरफ देखना भी सबके लिए मुश्किल हो चुका था। अचानक मेरी बेटी को ये क्या हो गया? कोई भी इलाज उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है? ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरी बेटी को। ना कोई डॉक्टर, ना ही कोई हकीम मेरी बेटी को ठीक कर पा रहा है। संभालो खुद को मंजू, राशि बेटी ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। हौसला रखो, भगवान पर भरोसा रखो। अब चाहे कितनी भी दुआ कर लो, लेकिन अब ये कभी ठीक नहीं होगी। बहुत घमंड था ना इसे अपने रूप पर। अब खुद को आईने में भी नहीं देख पाती। बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद तो। बड़े से बड़े डॉक्टर से राशि का इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन हर एक डॉक्टर राशि की हालत देखकर अपने हाथ खड़े कर देता था। एक दिन जब मंजू राशि के कपड़े बदलने के लिए बिस्तर पर बैठी और उसने राशि को अपने हाथों के सहारे से उठाया, तो डर से मंजू की चीख निकल गई। राशि के बिस्तर पर ढेर सारे कीड़े रेंग रहे थे और चादर खून से सनी हुई थी। मंजू ने राशि की पीठ की तरफ देखा तो उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे
और मांस से चिपक चुके थे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी का शरीर सड़ रहा है, उसके बदन को कीड़े खा रहे हैं। ये कौन सी बीमारी है? आखिर कहीं मेरी बेटी पर किसी शैतान का तो साया नहीं? कहीं कोई शक्ति तो उसके ऊपर हावी नहीं हो गई? डर के मारे मंजू राशि को वापस से उसकी जगह पर लिटा देती है। माँ, मुझे पता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे लेने के लिए आया है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। कौन साथ ले जाएगा राशि तुझे? किसकी बात कर रही है तू? तू ठीक हो जाएगी बेटा, तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। मंजू अपने पास रखे पानी के बर्तन में रुमाल भिगाकर रोती हुई राशि के आंसू साफ करती है और उसका चेहरा साफ करती है, और हिम्मत करके जैसे ही वो फिर से राशि को उसके कपड़े बदलने के लिए उठाती है और कपड़े से उसका बदन साफ करती है। राशि के बदन पर जगह जगह कीड़ों ने काट काट कर जख्म कर दिए थे और उसमें से धीमे धीमे खून रिस रहा था। कमरे के बाहर खड़ी अंशिका ये सब कुछ चुपके से देख रही थी। अब वो पल दूर नहीं है, जो मैंने सोचा था अब वैसा ही होगा। अमावस की रात आने में बस 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे अमावस की रात पास आ रही थी, वैसे वैसे राशि और ज्यादा मौत की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसका बदन अब इतना ज्यादा सूख गया था कि उसके अंदर की एक एक नस को उंगली से गिना जा सकता था। खून की एक बूंद भी अब उसके शरीर में नहीं बची थी। हजारों कीड़े उसके बदन पर जगह जगह रेंग रहे थे। उसके बदन से किसी लाश के जैसी गंदी बदबू आने लगी थी और आखिरकार अमावस की रात को राशि अपना दम तोड़ देती है। पूरे घर में राशि की मौत से मातम का माहौल था, मगर उसकी मौत से अंशिका की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी बहन, जिसकी खूबसूरती उसके जीवन का सबसे बड़ा कांटा थी, अब वो हमेशा के लिए उसके जीवन से हट चुकी थी। अब हर तरफ मेरा ही नाम होगा और अगर कोई मेरा बुरा करना चाहेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो राशि का हुआ है। राशि से बदला लेने के बाद अब उसके अंदर की बदले की भावना शांत हो गई थी, लेकिन वो रक्त बीज जिसे उसने सिद्ध किया था वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और अब राशि की तरह अंशिका की भी तबीयत खराब होने लगी थी। ऐसी शक्तियां किसी की सगी नहीं होती, इसलिए जो हालत राशि की हुई वही अब अंशिका की होने लगी थी। अब ना वो कॉलेज जा सकती थी और ना ही घर के बाहर जा पाती थी। अंशिका की हालत देख देख कर विमला को राशि की याद आने लगी थी। पहले राशि और अब तेरे साथ भी वही सब हो रहा है जो राशि के साथ हुआ था। आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता माँ, मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुद नहीं जानती। पर ऐसा लग रहा है कि बस हर पल मेरे शरीर से जान थोड़ा थोड़ा करके निकल रही है। अंशिका भले ही मुंह से ना बोल पाती, लेकिन उसे पता था कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और उसे ये भी पता था कि अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं है और आखिरकार अमावस की रात को उसकी भी ठीक वैसे ही मौत हो जाती है जैसे राशि की हुई थी। अंशिका ने भले ही अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन इस बदले की आग में अंशिका ने हमेशा के लिए खुद को भी खत्म कर लिया। अगर आप रियल हॉरर फैन हैं, तो आपको हॉरर टाउन चैनल की वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। इस टाउन में कई खौफनाक राज छुपे हुए हैं, जैसे मुर्दा खाने से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें, रेस्टोरेंट के फ्रायर में से अचानक इंसान का हाथ निकल आना और एक पुराने घर में भटकती हुई आत्माओं का नजर आना। यहाँ हर कहानी एक नया रहस्य और एक नया खौफ लेकर आती है।
तो अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी अपने सामने शो होने वाली वीडियो पर क्लिक करें और रियल हॉरर का मजा लीजिए।